Hello everyone, welcome to GoPrep and I am Nirbhay with the paper analysis and the solution discussion of the final slot of your GTSC examination 2020, the slot 4 which we have just now conducted over here, है ना, at 8 PM on 21st of June. तो बच्चों कैसा रहा आप सभी का एग्जामिनेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे. काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों के अंदर, काफी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अक्रॉस द एंटायर कंट्री एज सच. तो आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली एज सच एंड द एंटायर GoPrep टीम इज ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड एज वेल with the performances of the students that we have obtained till now as such. ठीक है, great everyone, सही है. तो बच्चों जल्दी से डिस्कशन करते हैं हमारे पेपर एनालिसिस ऑफ द स्लॉट फॉर राइट अवे and we are going to start off with the physics portion. So let's look into the very first question of the slot for physics portion over here. That is, why are cans used for storing soft drinks or food items usually electroplated with tin? क्या था इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, the correct answer is going to be because the tin is less reactive than the metal the can is made of. ये less reactivity वाला रीजन था यहां पर, जिसकी वजह से हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो कैंस होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं. एंटायरली दे आर नॉट मेड अप ऑफ टिन. बेसिकली उनकी में बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, आउटर कवरिंग करी जाती है विथ टिन. ठीक है, तो दैट ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. करेक्ट है, सही है. कितने बच्चों ने ये वाला करेक्ट आंसर किया था? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी. नहीं, वो करेक्ट आंसर नहीं, या फिर इट इज लाइटर देन अदर मेटल्स. नहीं, दैट माइट बी ट्रू बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द रीजन एज टू व्हाई वी यूज इट एज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स ओवर हियर. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो कैंस होते हैं हम उसको क्यों यूज करते हैं? द रीजन इज द ऑप्शन ए ओवर हियर. राइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. द टू स्टेटमेंट्स वर गिवन टू यू एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज और आर करेक्ट ओवर हियर. ठीक है, इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स या दोनों में से हो सकते हैं एक या दो करेक्ट होंगे. Yes, the correct answer was that both of them were correct over here. ठीक है, statement 1 and statement 2 both of them were correct as such over here. Loudness does depends on the amplitude. अगर मैं loudness की बात करूं, आपने शायद पढ़ा होगा, डेफिनेटली बच्चों ने पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, कि आपके जो लायन होता है उसका एम्पलीट्यूड जो प्रोड्यूस करता है वो साउंड की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बर्ड एज सच. राइट, तो इसलिए लायन के साउंड का जो लाउडनेस होता है बहुत ज्यादा होता है एंड डेफिनेटली कम्स द पार्ट ऑफ योर क्वालिटी ऑफ द साउंड. जितना अच्छा वेव फॉर्म होगा उतनी क्वालिटी ऑफ साउंड भी अच्छी होगी. वेव फॉर्म जितना बेकार होता है उतनी बेकार या नॉइज प्रोड्यूस होती है फिर. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज अगेन योर ऑप्शन सी ओवर हियर. सही है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर स्टेट्स दैट एन एम्प्टी क्रेट, लेट्स से कि मेरे पास ये ग्राउंड है यहां पर. ठीक है, यहां पर दिस इज द ग्राउंड लेट्स से, और इस ग्राउंड के ऊपर लेट्स से एक क्रेट है. Let's say that this is a black colored crate over here. और इस black colored crate को let's say कि मूव किया जा रहा है in a particular direction, ऐसे ड्रैग किया जा रहा है let's say, and right now it is empty. ठीक है, so then there is going to be some kinetic friction going to act on it because ये crate मूव कर रही है. right, but suppose करिए कि मैंने इस crate में कुछ भर दिया. If I let's say fill it up with some items over here, with some some other masses over here, तो इसका जो ओवरऑल वेट होगा क्रेट का, द प्रेशर दैट इट इज गोइंग टू एक्सर्ट और द फोर्स दैट इट इज गोइंग टू एक्सर्ट ऑन द फ्लोर वुड इंक्रीज एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन इट. देयरफॉर डेफिनेटली बच्चों द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द फ्लोर विल डेफिनेटली इंक्रीज इफ यू आर फिलिंग इट विथ सम अदर बॉडीज विथ सम अदर मासेस ओवर हियर. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए. वेरी सिंपल, करेक्ट है. हाँ जी, मूविंग इनटू द क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइटली ट्रिकी वन. यू नीड टू ऑब्जर्व दिस पार्ट ओवर हियर कि अगर मैं बोलूं लेट्स से कि ये एक सरफेस है. ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. पहले सब लोग इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लो. ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से. फिर आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, लेट्स से दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज सच ओवर हियर, और मेरे पास ये लाइट आ रही है लेट्स से यहां से ऐसे लाइट गिर रही है. सो इट विल पार्शियली गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस वे, और कुछ पार्ट लेट्स से कि कुछ रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ, कुछ यहां से ऐसे जाएगी, है ना, और फिर यहां से ऐसे आई और फिर यहां पर ऐसे करके ये जा रही होगी. राइट, सो द पॉइंट इज कि भाई यहां से जो आपको जो लाइट मिल रही है, लेट्स से अगर मैं बोलूं ये है ए और ये है बी.
Right, the candle is placed before a thick plane mirror. When looked obliquely in the mirror, a number of images are observed from the surface of the plane mirror. Which of the following statement is true? तो यहां से सिंपल सी बात ये थी बच्चों की यहां पे जो आपकी जो सेकेंड इमेज होगी ये वाली बी वाली, दैट इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट वन एज सच ओवर हियर. दैट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. वी नीड टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट राइट अवे. ठीक है, चलिए मूविंग इनटू द क्वेश्चन नंबर 5. यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. It says that a positively charged rod is brought near a charged electron. Also over here the electroscope is already charged. यहां पर जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इसको ऑलरेडी कुछ चार्ज दिया गया है यहां पर. ठीक है, अगर इसको ऑलरेडी कुछ चार्ज दिया जाएगा मतलब कि ये ऑलरेडी अपने दोनों जो इसकी लीव्स होंगी वो ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर रही होंगी. मतलब आप इस तरह से बोल सकते हैं इसकी जो लीव्स होगी ये ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं. ठीक है, लेकिन जब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ व्हेन इट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, देन एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स विल मूव क्लोजर टू ईच अदर. मतलब यहां पर इनके बीच में जो चार्ज था ना बच्चों, वो इसका मतलब कम हो गया होगा. दैट इज द रीजन कि ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है. एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव चार्ज टू इट और ये एक दूसरे के नजदीक आ रही, दैट मीन्स द नेट चार्ज ऑन बोथ ऑफ दीज लीव्स विल डिक्रीज. उनके बीच में नजदीकियां बढ़ गई, मतलब उसके नेट चार्ज डिक्रीज हो गया है. नाउ हाउ डू यू थिंक दैट द नेट चार्ज वुड हैव डिक्रीज फ्रॉम द इनिशियल सिचुएशन? जस्ट बाय एंश्योरिंग ओवर हियर कि भाई इनिशियली जो था इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज था. ठीक है, आपने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डाला तो ये इसका नेट चार्ज कम हो जाएगा, इसका नेट चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पास आने लगेंगी. राइट, सो इनिशियली व्हाट वाज द चार्ज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्कोप? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव हो जाएगा इसका आंसर यहां पर. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था शायद, बिकॉज बच्चों ने शायद पढ़ा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्कोप को भी क्या चार्ज दिया सकता है, क्या ऑलरेडी कुछ चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है क्या? यस, इट कैन बी डन एंड एज यू कैन चेक इट आउट इन दिस एग्जांपल, इन दिस क्वेश्चन ओवर हियर. राइट, मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर. एवरीबॉडी नीड टू ऑब्जर्व दिस पार्ट ओवर हियर. ट्रॉली इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छी बात है. ठीक है, राइट. Zoya, so there are two people over here. Let's say that this is Zoya over here applying a particular force और यहां पे Zishan है, let's say applying a particular force in this direction at the same time from opposite direction. So began applying, pushing the trolley at the same time from opposite direction as shown in the figure. Both of them are applying the same amount of the force. Same amount of force यहां पर लगाया जा रहा है, 15 न्यूटन and 15 न्यूटन, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं. अगर यहां पर तो नेट फोर्स हो जाएगा 0 यहां पर. ठीक है बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगा 0 once again. So will there be any change in the speed of the trolley? No, there will be no change in the speed of the trolley. It is going to remain the same. 0 नहीं हो जाएगी, ये बच्चों मार्क मत कर देना कि the speed will become equal to 0 because the net force is equal to 0. नहीं, that is not true. The speed will remain the same, that is 2 meters per second. ठीक है, right? So I believe all of you have enjoyed the physics section of the slot 4 examination over here of your GTSE, the last slot as such over here. And a very congratulations to all the students who have done very decently, very good in the examination. I believe so sabhi bachchon ne अच्छा ही किया होगा. Let's now move on to the chemistry portion. Hello and welcome everyone. अभी सब आप लोगों का GTSE का पेपर होके चुका है and I'm sure वो बहुत ही अच्छा रहा होगा. So मैं आकांक्षा खंडेलवाल आपके लिए लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी के सॉल्यूशंस फॉर स्लॉट 4. So let's quickly begin. The very first question that you had was acid rain जो है वो possess करता है great threat to our historical monuments. Identify the gas that causes acid rain. So आप सभी को पता है that SO2, NO2 these are the gases. क्योंकि क्या होता है usually आपके sulfur based compounds, nitrogen based compounds, all these pollutants go up in the air, react करते हैं oxygen के साथ. When you are burning something they react with oxygen, goes up in the air. You have got moisture. So water से react करते हैं, clouds के साथ react करते हैं, वहाँ पे पानी होता है आपका, and they give you various acids like sulfurous acids, nitric acid, और वो काफी dangerous acids होते हैं. So for this question the correct answer was option A, SO2. The next question that you had in chemistry section was this one. Give the correct order of true and false for the following statements. CNG and LPG are very efficient fuels. Part 1. Part 2. Coal is formed from dead vegetation. बिल्कुल,
दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. द रीजन इज सीएनजी और एलपीजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों ही बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल्स हैं. तभी आप देख रहे हैं हमारे आसपास ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन सीएनजी वेस्ट कर दी गई है. इन योर होम्स यू गेट द एलपीजी cylinders, and similarly coal is formed from dead vegetation, that is also absolutely correct. जब plants die करते हैं, after so many years coal gets formed. So the correct answer for this was D, true. Okay, so D option was the correct answer. The next question that you had in the chemistry section was very interesting actually. इसमें कह रहे हैं 4.5 kilojoules of fuel was burnt completely. The heat produced was measured to be this much. Calculate the calorific value of the fuel. अगर आप सबको याद हो तो कैलोरिफिक वैल्यू हमेशा निकालते हैं हम 1 kg फ्यूल के लिए. सो इट्स अ सिंपल केस ऑफ यूनिटरी मेथड जिसे हम कहते हैं. हमारे पास अगर 4.5 kg ऑफ फ्यूल है तो वो कितनी एनर्जी दे रहा है अपॉन बर्निंग? इट इज गिविंग यू 1,80,000 किलो जूल्स, राइट. तो अगर 1 kg फ्यूल होगा तो वो कितनी देगा? सो यू सिंपली डिवाइड by 4 by 5 and you would get your answer. That would be equal to your 40,000. Okay, that is equal to your 40,000 kilojoules. So अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा it's coming out to be 40,000 kilojoules. क्योंकि ये पूछ रहा है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. सो हमने 1 kg का निकाला, so it becomes 40,000 kilojoules per kg. So the correct answer for this question was option D. Option D is the right answer. It's a simple method of, it's a simple question of unitary method. The next question that was there was, जिसे हम आज कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा encounter भी करते हैं. State the order of true and false for the following statements. The excess use of fertilizers and pesticides affect water bodies. So it's absolutely correct. क्योंकि क्या होता है जब आप फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, सो नियर बाय वाटर बॉडीज गेट्स अफेक्टेड टू मच. किस तरह से? जिस तरह आपकी प्लांट फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑन द फील्ड, इसी तरह से वहां पे पानी में जाके वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, राइट. सो ओवर द टाइम वहां पे भी एक्सेसिव प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते हैं. आफ्टर सम टाइम द एल्गे आल्सो ग्रोज देयर. एल्गे को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है. धीरे धीरे उस वाटर बॉडी का ऑक्सीजन कंटेंट डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है एंड द लेक स्टार्ट्स एजिंग. This process is known as eutrophication. So again, both the statements were correct. So the correct answer was option C, true. The next question that you had was, what ignition temperature does an inflammable substance have? किसी भी ignition temperature का मतलब होता है कौन सा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो फायर कैच कर लेगा, राइट. एंड अगर किसी चीज को इनफ्लेमेबल मतलब जिसे जल्दी बर्न करना है, सो ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कि इसका टेम्परेचर आपको लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस ही रखना पड़ेगा. अगर उससे हाई होगा तो आपको अपनी तरफ से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज नॉट यूजुअली अकर्स अराउंड अस. हमें अपनी तरफ से देना पड़ेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. अगर आप सभी को याद हो तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कुछ इस तरह से होते हैं. ये इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो जाती है पॉलीमर चेन्स के बीच में. पॉलीथीन, डायरलीन, डेक्रॉन, ये सब आपके सिंगल मॉलिक्यूल्स के सिंगल पॉलीमर्स है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स है. ओके, बेकलाइट जो है अगर आपको याद हो, इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसीलिए ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है. So for this question, the correct answer was option D, bakelite. The next question that you had in chemistry was, ABC are three elements that undergo chemical reaction. So अगर आप देखें यहाँ पे, basically it's a simple case of displacement reaction, single displacement reaction. B जो है यहाँ पे A को kick out कर सकता है, so B is much more reactive than A. Similarly, you can see here B is also able to displace C from here, so B C से भी ज्यादा रिएक्टिव है. एंड लास्ट इक्वेशन हमें बता रही है कि A ज्यादा रिएक्टिव है C से. इसका मतलब द करेक्ट ऑर्डर वुड बी दिस, B being the most reactive element, then A, and C would be the least reactive element among all these. So the correct answer was option B for this question. I hope आप सभी को केमिस्ट्री की क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे. They were quite easy and straightforward. So my best wishes are with you people. Okay, जब रिजल्ट आएगा, I'm sure you're gonna excel in that.
अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों के लिए एक मंडे के दिन स्पेशल वर्कशॉप लेके आ रहे हैं गाइस, सो डू अटेंड दैट वर्कशॉप. नाउ वी बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. थैंक यू. Hey guys, I hope आपने बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा किया हो and let us now discuss the questions that are related to biology, right? So बेटा पहला question fairly easy था. The cell membrane can be best described as. Now बेटा best described as, right? तो हमें बेसिकली उसका फंक्शन समझना था ना. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो सभी लोगों को आने नहीं देते. They do not allow all molecules to come in, but they select. They only allow selective molecules to come inside. Hence, we can say that the cell membrane is a doorman of the cell. It will not allow all the things to come inside. So correct answer was beta A. Kharif crops. Now beta kharif crops summer crops होते हैं. They require plenty of water and a higher temperature. That means B. ये थोड़ा direct question था, right? Pick the odd one out. तो बेटा plow, sickle और hoe, these are all instruments जो बहुत समय से हमारे पास यूज आ रहे हैं. बट बेटा सीड ड्रिल इज अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, राइट, जिससे आप सीड्स को इवनली प्लेस कर सकते हो, ना कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट विद द हैंड. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वाज ए. आई नो आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे कि प्लो वीडिंग या फिर प्लो इट्स अ मिक्सचर, राइट. अब सिकल बेटा हार्वेस्टिंग में यूज होता है. प्लो इज यूज फॉर can be used for both preparation of the soil and weeding, right? तो बेटा कंफ्यूज होने में आपको थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे, बट इवन इफ यू थिंक डीपली आपको समझ में आ जाए कि वन वाज अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, बाकी सारे आपके ओल्ड इंस्ट्रूमेंट. लिनसीड. अब बेटा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए लिनसीड खारिफ है या राबी है. तो हमें पता है बेटा लिनसीड इज अ राबी क्रॉप. अब राबी क्रॉप्स को क्या चाहिए बेटा? लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, राइट. सो रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, ये सब उसे उतना नहीं चाहिए. तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन. अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है बेटा? पहले आप किसी प्लांट को किसी नर्सरी में ग्रो करते हो एंड देन यू ट्रांसफर इट टू द फील्ड, विच इज जनरली डन विद टोमेटोज, चिलीज और पैडी, राइट. तो पीज is not grown by transplantation. Directly आप seed से उसे grow कर सकते हो, ठीक है. Which of the following cannot be provided to the soil by a chemical fertilizer? Now बेटा chemical fertilizers जैसे कि NPK, they are good source of nitrogen, phosphorus and potassium which are made in chemical factories. Humus बेटा degradation से बनता है. आप natural matter का degradation करवाते हो. Hence humus is only provided by manures and not chemical fertilizers. ठीक है. Correct answer was B. The element necessary for metamorphosis of tadpoles. Now बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है that thyroxine, the same hormone which controls your metabolism in humans, also controls metamorphosis in amphibians like frogs. तो बेटा आयोडीन कम होने से हमारा थायरोक्सिन प्रोडक्शन भी कम होगा. सो व्हिच इज नेसेसरी फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन? सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. बेटा डॉर्फिज्म इज टू डू विथ ग्रोथ हार्मोन, राइट. हाई लेवल्स ऑफ वाटर इज द ऑपोजिट बेटा. ओके, चलो. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज योर डी. ठीक है. ना बेटा मैथ्स के टीचर आएंगे एंड ही विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस जो मैथ्स में आए थे एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा किया. हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग मैथ्स के पेपर के अपने डिस्कशन पे आ गए हैं और मैथ्स का पेपर बहुत ही शानदार था. कैसा रहा सब बच्चों का पेपर? पहला क्वेश्चन है कि पाई चार्ट में कोई पाई चार्ट है, उसमें 35% जो है वो हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, 35% क्या है? बुद्धिस्ट कम्युनिटी है. बताओ, बोलो सेंट्रल एंगल निकालो. ठीक है, तो सेंट्रल एंगल का यार एक्चुअली मतलब क्या होता है? जो भी हमारा कंपोनेंट है, जो भी हमारा कंपोनेंट हमें दिया है, कंपोनेंट परसेंट हम ऊपर लिख लें, टोटल हम नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 360. जैसे सर्किल में करते थे ना, वही काम करना है यहाँ पे. तो कंपोनेंट क्या है हमारा? 35. टोटल कितना है? 100. मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 360. इसको कैलकुलेट कर लो. 0 से 0 गया, ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 18. ठीक है, मतलब सी आंसर आ जाना चाहिए यार. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनका जो सम है और इनका जो डिफरेंस है,
इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करवा रहा है बस, और कुछ नहीं। क्या करवा रहा है? कैलकुलेशन। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर सेम कराना है। एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 प्लस 32 अपॉन 12, 35 माइनस 32 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 97, नीचे आ जाएगा 33, मतलब बी आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है यार। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैलकुलेशन आती है ना सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 3 की पावर 3x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x बाई 2 प्लस 10। अब ये 7 वहां पे 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पे 10 इधर ले आते हैं इसे -10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x बाई 2, तो ये हो जाएगा 32, सॉरी 32 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 64 होता है 2 की पावर 6, तो 3x यहाँ से 6 आ गया यार, x आ गया 3, बहुत सिंपल है ना। x आ गया 2, सॉरी x आ गया 2, d आना चाहिए इसका, d आना चाहिए। कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। 7 को इधर मल्टीप्लाई किया, 10 को माइनस किया, इसे 2 की पावर 3x बाई 2 लिखा, बस लास्ट में 2 की पावर 3x इक्वल टू 64 आ गया, जो कि 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो ये सही है यार, सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डी है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे डी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर भी चूज कर लेते हैं यार। यहाँ पे हमसे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 3/128। अच्छा, 128 क्या होता है? 2⁵ अभी हमने पढ़ा 32 होता है, 2⁶ हमने पढ़ा 64 होता है, तो 2�7 होता होगा ना यार 128, ठीक है। और 250 क्या होता है? 250 होता है 2 इंटू 5 का क्यूब, 125, ठीक है। तो एक 2 यहाँ पे कम कर लो, तो ये हो जाएगा 2�6, ये क्यूब रूट है, ओवर 5 का क्यूब रूट, ठीक है। अब 2⁶ को ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का क्यूब, और 5 का भी क्यूब है, और उस पूरे का क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, आ जाएगा 4/5। बी इज द आंसर, पक्का बी आंसर हो गया यार, है ना। सही है ना, सिंपल तो है। फिर क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हम लोगों को दे रखा है 6p² इस तरीके से, अच्छा, और साइड्स हमें दे रखी है। अच्छा, क्या होता है यार, ऐसे होता है ना, ए बी सी अगर साइड है तो a प्लस बी प्लस सी इज नोन एज पेरीमीटर, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर क्या दे रखा है? टोटल 6p² माइनस 4p 9। ये सिंपल कैलकुलेशन है, एक साइड को रख दो p² माइनस 2p प्लस 1, दूसरी साइड को रख लो 3p² माइनस 5p प्लस 3, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। सारे बच्चे कर लेंगे यार, मैं नहीं बताऊंगा इस कैलकुलेशन को कि p की वैल्यू क्या आएगी, है ना। अब उधर जाके सबट्रैक्ट कर देंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या आपको, है ना। उधर जाके सबट्रैक्ट कर दोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताना पड़ेगा, तो सभी बच्चों ने खुद ही कैलकुलेट करना है। इसका आंसर ये आएगा जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बोला है कि एग्जामिनेशन में 65% ऑफ टोटल बच्चे पास हो गए हैं, और टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं वो 420 है, तो नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नंबर ऑफ एग्जामिनीज को क्या मान लिया? x मान लिया, n मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनीज को क्या मान लिया x है। तो पास कितने हुए? 65%। तो फेल कितने हुए होंगे? 100 माइनस 65, 35% फेल हुए होंगे। तो हमें एक्चुअली 35% ऑफ x, जितने बच्चे फेल हुए हैं वो कितना दिया? 420। तो यहां से क्या आ जाएगा? परसेंट का मतलब होता है पर 100, ठीक है, पर 100। चलो कैलकुलेट कर लो यार इसे थोड़ा, 7 पंचे 35, 7 6 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है जी, 6 12 है ना, ये ऐसे आ जाएगा हमारा कुल मिला के। तो ये यार जीरो कटेगा नहीं, जीरो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जाके यहाँ पे, तो ये 1200 आ जाना चाहिए, 1200 आ जाना चाहिए ना, डी आ रहा है जी। समझ में आ गया ना? सो यू आर सीइंग माय कैलकुलेशन, माय कैलकुलेशन इज वेरी बैड। सो एक डीलर लिस्ट दे रखी है, उसमें गुड्स जो है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट क्या है? 10%, गेन परसेंट। यार ये तो सिंपल प्योर फॉर्मूलों पे बेस्ड है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है। मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 100 है। मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 100 है। तो जो मार्केट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि 20% हम उसे दे रहे हैं, है ना, 20% ज्यादा दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस से।
10% का डिस्काउंट है इस पे, तो इस पे अगर 10% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10% ऑफ 120 इज 12 रुपए, 12 रुपए का डिस्काउंट हो गया हमारा। सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया 120 माइनस 12, वी कैन से 108 रुपए, ठीक है। तो गेन कितना हो गया, गेन हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 8 रुपए, है ना। गेन कितना हो गया, गेन हो गया हमारा सिंपल, सॉरी फॉर दिस, है ना, 8 रुपए हो गया ना यार हमारा गेन, जी गेन हो गया हमारा 8 रुपए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, गेन हो गया 8 रुपए। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें गेन पर सेंट में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, गेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो यहाँ पे गेन हमारा एक्चुअली 8 है, 8 मल्टीप्लाई 100 बाई 100, तो यार 8% ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। सी इज द आंसर, 8% आ जाएगा जी। तो प्योर फॉर्मूले पे बेस्ड था, नथिंग एल्स। अब बोला है एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी करते हैं, डायरेक्टली वेरी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से के वाई हो गया, तो एक्स अगर 3 है तो वाई 36 है, ठीक है। तो यहाँ से के क्या आ गया एक्चुअली, 3 डिवाइडेड बाई 36, वी कैन से 1/12, तो मैं कह सकता हूँ एक्स इज 1/12 वाई। अब बोला हुआ है जब y 96 है तो x क्या होगा, 12 अट्ठे 96, सी इज द आंसर, ठीक है ना यार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है सभी बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम के बारे में बात की है, उनका रेशो दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेपीजियम नाम का फिगर देखा हुआ है आपने, ठीक है। ये मतलब एक साइड अगर 3x है तो दूसरी क्या है 4x है, और बोला है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और एरिया हमें ट्रेपीजियम का पता है, तो शॉर्टर लेंथ 3x बताना है हमें, ठीक है, ऑफ पैरेलल साइड। क्या हमें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या हमें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, हाफ से यार ये कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 6 इंटू 7x इज इक्वल टू 630। अब यहाँ पर यार इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 42x इक्वल टू 630, तो x हमारा सिंपल 15 आ जाएगा, ठीक है। x आपका 15 आ जाएगा, तो शॉर्टर साइड 3 इंटू 15 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द आंसर जी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। ए जो है वो बी से दुगनी गति से काम करता है, ठीक है, और दोनों किसी काम को करने में 12 घंटे लेते हैं। ये वाले क्वेश्चंस किए हुए आपने। मान लिया ए के 1 घंटे का काम कितना होगा, मान लिया 2x है, तो b के 1 घंटे का काम क्या होगा, x होगा, क्योंकि a जो है वो b से दुगना काम कर रहा है, ठीक है। a के 1 घंटे का काम 2x है, b के 1 घंटे का काम मान लिया x है। पहले मुंह जबानी करने की कोशिश करते हैं, और a और b दोनों मिलके कोई काम 12 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में वो उस काम का कितना पार्ट करेंगे, 1/12, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। मान लिया a के काम करना 2x है, b 1 घंटे में, 1 घंटे का काम, 1 घंटे में इतना काम करता है, b 1 घंटे में इतना काम करता है, दोनों मिलके एक काम को 12 घंटे में करते हैं, है ना। a एंड b का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/12 पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो मतलब वी कैन वी से लाइक दिस की सिमिलरली 2x प्लस x दोनों का 1 घंटे का काम क्या है, 1/12। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/36, है ना, x की वैल्यू आ गई 1/36। तो अगर हमें बताना है कि b अकेला कितने टाइम में, 36 आवर्स में उस काम को कर सकता है, 36 आवर्स में b के 1 घंटे का काम कितना है, 1/36 पार्ट ऑफ द वर्क, और पूरे काम को कितने आवर्स में कर सकता है, 36, ठीक है। नाउ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन, डेकागन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी, 10। क्या फॉर्मूला पता है हमें इसके लिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या फॉर्मूला पता है हमें, ये वाला फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10-2 इंटू 180 डिग्री, ये सम है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमारा कितना आ जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री, 18-8 144, तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। तो अब इसे किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 10 साइड है, तो वो ईच इंटीरियर एंगल इज 144 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे ना सारे इंटीरियर, एक इंटीरियर एंगल 144 डिग्री, फॉर्मूला है।
अरे वाह, ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया यार, बहुत ही सिंपल है ना क्यूबॉइड तो, मतलब कितना ही सिंपल है। लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है, ओके ग्रेट, ठीक है। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है पहले वो निकाल लो, एल बी एच, वही दे रखा है 16 11 8, ठीक है। उससे हमने बना दिया एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जिसकी रेडियस है 4, मान लिया हाइट है h। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। मेल्ट करके बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की जगह रख दो 22/7, आर की जगह रख दो 4, एच को रहने दो h, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 11 से ये जाएगा 2 टाइम्स, अब ये हो जाएगा यार हमारा 16 गुणा 2 32, पहले तो 2 और एक 4 से हमारा 8 चला जाएगा, ठीक है, और इस 4 से ये 4 चला जाएगा, और 7 4 जा 28, हाइट आ गई ना यार, यहाँ से हाइट ही तो निकालनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28, कैलकुलेट करा है पूरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पहले तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले बताओ यार, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें ये पैरेलल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं दिखाई दे रही, हमें ये पैरेलल दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में। तो अच्छा, पहले हमें इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करके ही x निकालना है यार, इसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है। तो इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ओके ग्रेट, हाँ हाँ, इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, वेरी सॉरी। तो इसे सॉल्व कर लो यार, कितना 45/15 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2x/15, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4x/5, और 10/5 हमारा कितना हो जाएगा 2, 10/5 कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस में 2, और इक्वल टू 15/9 मतलब 5/3 माइनस 14x/9, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा 14x/9, सॉरी है ना, ये हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। लास्ट में आप देखोगे यार आपका आई थिंक 28x इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 13, तो x आ गया 30/28 मतलब 15/14, यही आंसर आ जाना चाहिए, 15/14 आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, यही आंसर है, यही आंसर है जी। सिंपल कैलकुलेशन थी, उस फिगर का कोई काम नहीं था वहां पे, उस फिगर का कोई काम नहीं था। फिर आगे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिनकी मेजरमेंट्स हमें बोल रखा है पेरीमीटर के इक्वल है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच फील्ड हैज अ लार्ज एरिया, ठीक है, स्क्वायर विथ मेजरमेंट गिवन है सेम पैरामीटर, पैरामीटर सेम है, वाओ। तो इसका पहले तो स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लो, 4a मतलब 4 इंटू 60 कितना हो गया 240 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ को आप b मान लो, तो ये जाएगा 80 इंटू b इज 240, तो यहाँ से 8, ये आ जाएगा b आ जाएगा 30, है ना, नहीं सिर्फ 3 आ जाएगा यार, सिर्फ 3 मीटर आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये एरिया क्यों निकालने लग गया मैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, देख लो मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ जल्दबाजी में। तो 80 प्लस b मल्टीप्लाई 2, दिस इज अ पैरामीटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 240, तो 80 इंटू 2 160, तो 2b इज 240 माइनस 160, तो 240 में से 100 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 140 माइनस 60 हो गया 80, तो 2b 80 मतलब b आ जाएगा 40। अब एरिया निकाल लो, बोले एरिया बताना है, तो फर्स्ट वाले का एरिया हो जाएगा 60 स्क्वायर मतलब 3600, और दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा 80 इंटू 40, 8 चौक 32, 3200, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, ठीक है जी। सो सॉरी यार, कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग मिस्टेक होता। अब ये बोला एक डिब्बा है, बक्सा है, उसमें 500 रखे हैं बल्ब, जिनमें से 14 डिफेक्टिव है, ठीक है, अच्छा इसे सही से फिर से लिख देते हैं, 14 तो हो गए डिफेक्टिव, और 500 माइनस 14 ये कितने हो गए 486, वो हो गए सही है, नॉन डिफेक्टिव हम बोल सकते हैं, कुल मिला के 500 बल्ब है। एक बल्ब निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये हमारा नॉन डिफेक्टिव हो, तो वो 486 में से आना चाहिए ना कोई, 486/500 टोटल है, तो इसको सॉल्व कर लो यार, यही आ जाना चाहिए आई थिंक 243/250, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाटर टैंक वाले क्वेश्चन करे हुए आपने, एक कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, चलो भाई है, इसमें से टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, ठीक है, 20 लीटर पर मिनट के रेट से चल रहा है, ठीक है, रेट क्या है 20 लीटर पर मिनट, और ये 20 मिनट में फुल हो जाता है, ये 20 मिनट में क्या हो जाता है फुल हो जाता है,
तो हमें क्या बताना है, इसकी हाइट ऑफ द टैंक इफ इट्स रेडियस इज r मीटर। तो यार ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया है ना, ये तो सिंपल हो गया। अगर हमें वॉल्यूम बताना है, अगर मुझे वॉल्यूम बताना है, कैपेसिटी बताना है टैंक का, तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिलिंग टैंक मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, मतलब सिंपल 20 इंटू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20। मतलब वॉल्यूम वी कैन से जो कैपेसिटी है दैट विल बी 20 इंटू 20। ठीक है, और ये किस में आना चाहिए, लीटर में, तो ये हो जाएगा 400 लीटर। ठीक है, अब इस लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 लीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 400 लीटर एक्चुअली फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम, है ना। तो ये 400 लीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.4। आर तो आर ही रहने देंगे, एच क्या आ जाएगा 0.4 बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें लेंथ दे रखी है, हमें ब्रेड दे रखी है। वो बोल रखा है एक 4x है, बोल रखा है एक 3x है, और बोल रखा है डायगोनल जो है वो 25 है। हो तो गया यार, मतलब सिंपल 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 25, है ना। डायगोनल 25 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो यार 5 तो आ जाएगा आपका अंडर द रूट से बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपका, सिंपल एक्स स्क्वायर, मतलब ये 5x इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, x आ गया 5। तो पैरामीटर बताना है, तो 3x और 4x कितना आ गया 15, और दूसरी साइड क्या आ गई 5 चौक 20। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है 2 टाइम्स l प्लस b। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2 70। 70 इज द आंसर, 70 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, यार ये ऐसे ही होता है कि आप इसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल लो। एक तो तरीका ये होता है कि लॉन्ग डिवीजन से क्या है, स्क्वायर रूट निकाल दो 5607 का। तो वही पहले 7 पेयर बना लिए, 7 आ गया, 49 लिख लिया। ठीक है, फिर आपने माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया तो ये 7 आ गया, इसको नीचे लिखा 707 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 144 आ गया, 7 प्लस 7 ऐड किया 14, फिर 4 यहाँ पे लिख लिया, तो 74 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर देखा तो माइनस का 576, हमारा यहाँ पे 131 रिमाइंडर आ रहा है। अब ये 131 नहीं आना चाहिए, ये 131 नहीं आना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर। तो 131 अगर हम ऐड कर देते इसमें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते सॉरी इसमें से, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर साइड अगर a है, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इसकी साइड को कुछ और मान लेते हैं, x x x साइड मान लेते हैं, तो 3x क्या हो गया हमारा, a हो गया। तो पैरामीटर यही होता है ना, तो x हो गया a/3 साइड। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर, तो रूट 3/4 a/3 का स्क्वायर, तो a²/9। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, ये 3 रूट 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर ऐसे, लेकिन यही आंसर है यार, रूट 3a²/4 इंटू 9 मतलब 36, यही आंसर आ जाएगा यार, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जी, सिंपल है यार ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इक्वेशन सही है m = 8 के लिए। तो यार ऐसे केस में ना आप क्या करोगे कि वैल्यू डाल दोगे 8 की यहाँ पे, तो 5 की पावर 8 - 3 फर्स्ट वाले पे आए स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 की पावर 5। ये फर्स्ट ही इक्वेशन सही हो रही है यार, यहाँ पे तो और चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाकी और कोई सही नहीं होगी। करके देख लीजिए, m की वैल्यू डाल के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी सही होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी सही होते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम, थैंक यू वेरी मच। अभी आगे एप्टीट्यूड का पेपर डिस्कस होगा। थैंक यू। तो हम अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे आ जाते हैं यार, एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस करना है हमें। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इफ वी कैन सी कि इन चारों जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, इनमें कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला सर्किल है, दूसरा स्फीयर है, तीसरा हमारा स्फीयर इज अ 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है,
तीसरा एलिप्स है, फिर रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप देखिए सर्किल है, एलिप्स है या स्फेयर है, इन सब में क्या होता है, कोई एंगल नहीं होता, कोई एंगल है इनमें अंदर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ये सभी लाइक सर्कुलर टाइप फिगर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल मतलब सबसे ज्यादा ऑड वन आउट लग रहे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी, रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे तो 3D फिगर को भी बोल सकते हैं आप, बट आप ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे कोड बोल रखा है कि एक कोड में हम ब्रोक को ऐसे दिखा रहे हैं 1396, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको दिखा रहे हैं 73624। तो रोड का कोड क्या होगा, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे यार, है ना, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कहानी क्या हो रही है यहाँ पे ना। यहाँ की कहानी अगर हम समझें तो यहाँ पे जो सारे लेटर्स हैं वो किसी नंबर को दिखा रहे हैं, B5 को, R3 को, O1 को एंड सो ऑन। ठीक है, ड्रीम में भी वी कैन से R यहाँ पे 3 हो रहा है, O ऑलरेडी 1 है, A 2 है, D 7 है। तो कौन सा ऑप्शन यार यहाँ पर सही होना चाहिए, तो A के लिए 2 है, यही बात है यार, है ना। O के लिए आपका 1 है, R के लिए हमारा 3 है और D के लिए हमारा 7 है, तो 3 1 2 7 सी आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल ही था। थर्ड क्वेश्चन है कि अमर इज पॉइंटिंग टू अनदर बॉय हु इज बॉलिंग, सेट दी ही इज अ सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज अंकल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप यहीं पे आ जाएं, अपने पेन को थोड़ा वापस ले आते हैं हम। हाँ जी, अरे पेन को क्या हो गया हमारे, आ गया हाँ आ गया। तो फादर ऑफ अंकल किसे कहते हैं, फादर ऑफ अंकल, सोचो अंकल क्या होते हैं, चाचा, चाचा के पिताजी क्या हो गए, दादाजी, वी कैन से ग्रैंड फादर, फादर ऑफ अंकल इज ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर हो गए। तो उनकी जो बेटी है, हमारे ग्रैंड फादर की बेटी, ठीक है, वो हमारी मम्मी भी तो हो सकती है। ठीक है, ग्रैंड फादर की जो हमारी बेटी होगी वो हमारी क्या मम्मी हो सकती है। ठीक है, तो वो मतलब एक तरह से, या हमारी ये भी हो सकता है कि हमारे पापा की बहन। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पापा की बहन। ठीक है, तो जो पापा की बहन हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, कजन हो जाएगा ना। तो अमर और जो वो बॉय है, दूसरा बॉय है, वो क्या हो जाएगा, वो उसके सन है, पापा की बहन की बेटी, बेटा सॉरी, है ना, पापा की बहन का बेटा क्या हो जाएगा, हमारा कजन हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्चुअली एक सीरीज बन रही है, वो पैटर्न हम सबको पहचानना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अगर हम पहचाने तो फर्स्ट जो आ रहा है 10 जो आ रहा है वो आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 1 करके, ऐसे ही आ रहा है ना। फर्स्ट वाले में अगर हम ऐसे करें 3 स्क्वायर प्लस 1 तो 10 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट होगा तो उसे क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा 101 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही होना चाहिए, 101 का स्क्वायर प्लस 1, तो आई थिंक यही आ जाना चाहिए जी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, 4 डाइस को हमने ग्राउंड पे थ्रो किया। इन दिस प्रॉब्लम द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस हुज ऑफ 4 डाइस इज 13, द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस ऑफ दीज 4 डाइस इज 13। मतलब जो टॉप फेसेस पे नंबर आ रहा है उनका जो सम बैठ रहा है वो 13 है। ठीक है, विच शोड 4 3 1 5, जिसमें 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 5 आ रहा है ना, तो 6 और 7 13 हो रहे हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल ऑफ फेसेस टचिंग द ग्राउंड। अच्छा डाइस खेला है कभी आपने, है ना, तो 4 के अपोजिट में क्या होता है, 3 के अपोजिट में क्या होता है, 1 के अपोजिट में क्या होता है। तो हमें पता है यार 1 के अपोजिट में होता है 6, 2 के अपोजिट में होता है 5, 3 के अपोजिट में होता है 4। ठीक है, तो 1 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 4, 4 के, तो 4 के अपोजिट में ऑब्वियसली 3 हो गया। ठीक है, 3 के अपोजिट में 4 ही होता है ना यार, और 2 के अपोजिट में होता है 5। ठीक है, तो इनके अपोजिट में ये होगा, इसका सम आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 8 15, 15 आंसर आ रहा है इसका यार, ए आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 के अपोजिट में आपने डाइस खेला होगा तो आपको पता होगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा, इसमें थोड़ा सा हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा गायब होके भी इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ जी।
यार यहाँ पे स्पेस चाहिए हमें, तो इस स्पेस को हम यूज कर लेते हैं। टीना इज गोइंग बाई कार फ्रॉम हर हाउस, और वो 8 किलोमीटर नॉर्थ को चलती है, ठीक है। तो हमें यार सिंपल सी बात पता है, नॉर्थ होता है, अगर हम थोड़ा सा ऐसे ले लें, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये पता है हमें, इतना पता है। इसके बाद अगर हम डायग्राम को इसे बताएं कि टीना जो है वो हमारी 4 किलोमीटर तो चलती है ऊपर की तरफ, है ना, जी 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ चला लेते हैं, ये आप ये डायरेक्शन याद रखिएगा, मैं इसे अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। जी थोड़ा सा हमारा पेन कहाँ गया, लेट वी, पेन आ गया वापस से, नहीं आया, ओके। टीना कहाँ गई, ये रही पेन, ये रहा, है ना, वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये हमें बस इतना पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इतना याद रखा। तो टीना पहले ऊपर को गई, कितना गई, 8 किलोमीटर, लेट से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है, अपने हाउस से 8 किलोमीटर ऊपर चली। फिर बोला कि 13 किलोमीटर उसने लेफ्ट को चली, चलो 13 किलोमीटर लेफ्ट को भी चला दिया, ठीक है। 13 किलोमीटर लेफ्ट को चलने के बाद फिर उसने टर्न लिया और वो 4 किलोमीटर चली, चलो बहुत बढ़िया। फिर बोला कि वो 6 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, चलो 6 किलोमीटर भी चल गई, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि ये ऑफिस आ गया उसका 6 किलोमीटर बाद, और यही फाइनल पॉइंट है, ये ऑफिस आ गया। बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू हर ऑफिस, अभी उसकी डिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाली डिस्टेंस उसके घर से क्या है, हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो यार कैन वी सी कि यार हम अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल सा क्रिएट कर लें, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट कर लें, तो ये जो टोटल लेंथ है, ठीक है, मैं इसे अलग से बना देता हूँ यार इस ट्राइंगल को, है ना, ये उसका हाउस है, ठीक है, बेसिकली हाउस तो उसका थोड़ा नीचे है ना, जी हाउस तो थोड़ा नीचे है, और ये हो गया, ठीक है। तो यार ये 19 किलोमीटर है, अगर हम देखें, ये 13 प्लस 6 19 किलोमीटर है, ठीक है। और ये वाली लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर से वो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर नीचे आई है, तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी 4, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 19 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी 361 प्लस 16, आई थिंक रूट 337 आना चाहिए, ठीक है। तो ये रूट डी आ रहा है यार इसका आंसर, ठीक है। जी ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, उसके लिए भी हम यहीं पे करते हैं। एक स्कूल बस है, वो वेस्ट में मूव कर रही है, अगेन हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक स्कूल बस है, वो वेस्ट में मूव कर रही है, कितना, 7 किलोमीटर वो मूव करा उसने, ठीक है। स्कूल बस ने हमारा कितना मूव किया, 7 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव किया। फिर उसने बोला कि उसने 5 किलोमीटर ऊपर की डायरेक्शन को उसने टर्न ले लिया, राइट डायरेक्शन को, ठीक है। उसने बोला फिर उसने 19 किलोमीटर इधर को चले गई वो, चलो भाई 19 किलोमीटर भी पहुंचा दिया उसको इधर। फिर उसने बोला कि अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अगेन अब आप यार कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे राइट एंगल बना लो, देखो 7 इधर गई थी, 19 इधर आ गई, तो हमें पता लग गया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये तो 12 किलोमीटर है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, जो ये वाली ऑब्वियसली 5 ही है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, वी कैन से कि ये हमारी आ गई, अरे 12 स्क्वायर, ये आ गया 13 स्क्वायर, ये हो गया 13, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है एक्चुअली, हमें ये बताना है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यार ये देखो, ये वाली जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट ही होती है ना, बिल्कुल सेंटर डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे ना इसे, तो नॉर्थ ईस्ट है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेन डायग्राम दे रखा है बहुत तगड़ा सा। तो वो लगा कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो हमारा रिप्रेजेंट करता है फुटबॉल प्लेयर्स को, ठीक है जी, फुटबॉल है ना, रोज खेलता हूँ यार मैं तो यार, मजेदार। और सर्किल जो है रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट प्लेयर्स को, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कबड्डी प्लेयर्स को, ये भी ठीक है। द नंबर्स गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। स्क्वायर के लिए बोल दिया था इन्होंने, और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है बैडमिंटन प्लेयर को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है बैडमिंटन प्लेयर को, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब कितने पर्सन है जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं,
तो अगर हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो कितने परसेंट सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, तो जो सिर्फ बैडमिंटन वाले एरिया में हमें दिखाई दे रहे होंगे उन पर्सन्स को हम मार्क कर लेंगे। ये वाले पर्सन है जो सिर्फ इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं, सही बात है। थोड़ा मैं मिटा दूं इसे यार, है ना, वो 23 भी गायब हो गया। ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 23 + 25 बोल सकता हूं मैं, तो 23 + 25 वी कैन से यार 48 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सी आ रहा है यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दिखने में। मिरर इमेज हमें इसकी बतानी है, ठीक है। 49 में हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, प्लेन मिरर, मिरर इमेज इज रिफ्लेक्टेड डुप्लीकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, बट इट इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, है ना। मिरर सरफेस की एकदम रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, है ना। तो एज एन ऑप्टिकल इफेक्ट इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज मिरर और वाटर। तो मिरर और वाटर का एकदम रिफ्लेक्शन आ जाता है यार, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो आप, इसमें इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, इस केस में अगर हम देखें तो ये जो इधर को एरो जा रहा है, ठीक है यार, मेरे को वापस आ जाना चाहिए, अभी तो जगह ही जगह है हमारे पास। ये जो इधर को एरो जा रहा है, ये एरो इधर को हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन का साइन टाइप का इधर को बना हुआ है, ये साइन जो इधर को बना हुआ है हमारा, ये साइन किधर को बन जाएगा, अगर हमारा जो नया होगा ये साइन इधर को बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन तो वही रहेगा, और ट्राइंगल का मुंह भी किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। कौन सी फिगर में हो रहा है, इस फिगर में, ठीक है। रिफ्लेक्शन आएगा ना यार, एरो दूसरी डायरेक्शन में हो गया और हमारा ये वाला भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया, ट्राइंगल का मुंह भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया। सी मस्ट बी द आंसर, है ना, सी आंसर जी। चलो लास्ट क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चन पेपर। अब एक एक करके रेक्टेंगल काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। 4 छोटे रेक्टेंगल, याद रखा, याद रखा, 4 हो गए छोटे रेक्टेंगल। एक 2x2 का, एक 2x2 का, 2, और हम ऐसे भी तो लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे 2x2 का, 2 ये भी हो गए, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अरे यार 4 + 2 + 2, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला भी लेंगे, एक ये बड़ा वाला भी लेंगे ना, तो एक ये बड़ा वाला भी हो गया। बस इतने ही तो है कुल मिला के, एक ये बड़ा वाला हो गया। तो 4 8 और 1 9, सी आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस एप्टीट्यूड को सॉल्व करते हुए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अवर ऐप गो प्रेप, एंड कोई भी क्वेरी हो आपकी किसी भी चीज से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8595929100 पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू मी। थैंक यू